आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक थ्रिलिंग फ्रंट रनिंग केस के बारे में जिसको सेबी ने अनकवर किया। फिर हम डिस्कस करेंगे बढ़ते अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स के स्ट्रेस को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है वेडनेसडे 29 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। आज की पहली स्टोरी में हम एक मैसिव फ्रंट रनिंग केस डिस्कस करेंगे जो सेबी ने हाल ही में अनकवर किया है। ये केस किसी फाइनेंशियल थ्रिलर से कम नहीं लगता। फैमिली कॉन्स्पिरेसीज, कोडेड कम्युनिकेशन और लाखों के इलीगल प्रॉफिट्स, इस स्टोरी में सब कुछ है। इस केस में सेबी ने 8 लोगों को पकड़ा है जो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड फ्रंट रनिंग ऑपरेशन चला रहे थे। इनका टारगेट था एक सिंगल क्लाइंट, गगनदीप कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है एक बड़े क्लाइंट के ऑर्डर्स के पहले ट्रेड करना ताकि प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि कोई एक दुकान का सारा स्टॉक इन्वेंट्री खरीदने वाला है और आप पहले से कुछ यूनिट्स खरीद लेते हैं उन्हें महंगे प्राइस पे बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए। अब इस ऑपरेशन के कैरेक्टर से मिलते हैं क्योंकि यहां से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे बीच में है 2 भाई, आशीष और अमित कोठारी। उनके साथ उनकी वाइफ्स नेहा और हेतल। ये दोनों भाई अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के ऑथराइज्ड पर्सन हैं और अपना स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस चलाते हैं। पर असली धमाका तब होता है जब पता चलता है कि इनका एक इनसाइडर है, नीरव सपानी, जो एनुअल शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग में डीलर के तौर पर काम करता है। और नीरव सिर्फ एक डीलर नहीं है, वो कोठारी ब्रदर्स के एक फ्रंट रनर का ब्रदर इन लॉ है और गगनदीप के लोगों से भी रिलेटेड है। बेसिकली ये पूरा का पूरा एक फैमिली रन स्कीम था। इनका काम करने का तरीका भी काफी फैसिनेटिंग था। सेबी की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये लोग एक काफी डिटेल और कैलकुलेटेड ऑपरेशन चला रहे थे। पहले गगनदीप कंसल्टेंसी अपना बड़ा ऑर्डर प्लान करता था। ये इंफॉर्मेशन नीरव के पास जाती थी जो उनका डीलर था, लेकिन सिर्फ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने की जगह नीरव कोठारी ब्रदर्स को ब्रोकरेज फर्म के लैंडलाइन से कॉल करता था। कॉल्स हमेशा गुजराती में होते थे और नीरव 4 की इंफॉर्मेशन शेयर करता था। कौन सा स्टॉक या डेरिवेटिव ट्रेड होने वाला है, कितना क्वांटिटी ट्रेड होगा, ट्रेड के पहले हिस्से का प्राइस और ट्रेड के दूसरे हिस्से का प्राइस। इस इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कोठारी ब्रदर्स ट्रेड के दोनों हिस्सों के लिए अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाते थे और ये अपने पर्सनल अकाउंट्स का यूज नहीं करते थे। ये ट्रेड्स अपनी वाइफ्स के अकाउंट्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF अकाउंट के थ्रू करते थे। इनका प्रिसिजन देखने लायक था। डेरिवेटिव सेगमेंट में इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। 930 ट्रेड्स में से 774 ट्रेड्स गगनदीप के ऑर्डर से 40 to 100% तक मैच करते थे। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था। अब स्केल समझने के लिए पैसों का ट्रेल फॉलो करते हैं। 2018 से 2023 के बीच इन्होंने 4.82 करोड़ रुपीस का इलीगल प्रॉफिट बनाया। इसमें से ज्यादातर पैसा यानी 4.69 करोड़ रुपीस डेरिवेटिव ट्रेडिंग से आया, जहां लेवरेज का ज्यादा यूज होता है। पर प्रॉब्लम थी इन प्रॉफिट्स को नीरव तक पहुंचाना। इसके लिए इन्होंने एक और स्मार्ट स्कीम बनाया। अपने ऑफिस के पियोन का अकाउंट यूज किया। कृष्णा कदम, जो महीने का सिर्फ 10,000 रुपया कमाता था, उनके अकाउंट से लाखों के ट्रांजैक्शंस हुए। मनी ट्रेल से पता चला कि इन्होंने 1.36 करोड़ रुपीस नीरव को कदम के अकाउंट से भेजा और 13.45 लाख रुपीस नीरव के ड्राइवर के अकाउंट में भेजे। इसके अलावा नीरव की वाइफ जुगमी को रेगुलर पेमेंट्स किए गए। FY 21-22 में 22.75 लाख रुपीस, FY 22-23 में 9.19 लाख रुपीस और FY 23-24 में सितंबर तक जब ये स्कीम पकड़ा गया 1.51 लाख रुपीस के पेमेंट्स किए। अब कम्युनिकेशन एस्पेक्ट पर आते हैं जो दिखाता है कि ये लोग कितने फियरलेस हो गए थे। सेबी के हिसाब से दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच नीरव और कोठारी ब्रदर्स के बीच 922 कॉल्स हुए थे। अब ये देखिए, 922 कॉल्स में से 89% यानी 821 कॉल्स सिर्फ 2 लैंडलाइन नंबर्स से की गई थी जो नीरव के एनुअल शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग के डीलिंग डेस्क के लिए असाइन थे। ये कॉल्स डायरेक्टली मार्केट आवर्स के दौरान हो रहे थे। ज्यादातर कॉल्स एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते थे। नीरव क्लाइंट के बड़े ऑर्डर से पहले कोठारीज को कॉल करते थे, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देते और फिर बड़े ऑर्डर्स को इस तरह एग्जीक्यूट करते कि कोठारीज के ट्रेड्स उससे परफेक्टली मैच करें। सेबी ने इन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स भी सुनी। एक सितंबर 2023 के कॉल रिकॉर्डिंग में नीरव ने आशीष को गुजराती में कहा, इंडिया सीमेंट कैश में आपी,
मतलब इंडिया सीमेंट्स कैश सेगमेंट में सेल करो। फिर उसने स्पेसिफाई किया 30 बेचो ने 52 में, मतलब 30 शेयर्स 52 पर बेचो। सेकेंड्स के अंदर अंदर ऑर्डर मार्केट में वैसे ही फॉलो होने लगे जैसे डिस्कस हुए थे। अब बात करते हैं सेबी के स्विफ्ट एक्शन की। इस स्कीम का पता चलते ही सेबी ने इन 8 लोगों के 12.58 करोड़ रुपीस के एसेट्स फ्रीज कर दिए। अब ये अमाउंट 4.82 करोड़ रुपीस के इलीगल प्रॉफिट से काफी ज्यादा है, लेकिन क्लियरली सेबी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि पैसा इधर उधर मूव हो जाए। इसके अलावा सेबी ने सभी 8 इंडिविजुअल्स को मार्केट में ट्रेडिंग से बैन कर दिया। पूरे 4.82 करोड़ रुपीस एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करने का ऑर्डर दिया। 21 दिन का टाइम दिया है अपनी एलिगेशंस का जवाब देने के लिए, और बैंक्स और डिपॉजिटर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि बिना सेबी की परमिशन के कोई फंड्स या सिक्योरिटीज मूव ना हो। अब सवाल ये है कि ये केस सिर्फ इन 8 लोगों तक सीमित है या इससे ज्यादा फैला हुआ इशू है। 5 साल तक ये ऑपरेशन स्मूथली चला और किसी को पता भी नहीं लगा। ये लोग ब्रोकरेज के डीलिंग डेस्क से ओपनली हंड्रेड्स ऑफ सस्पिशियस कॉल्स कर रहे थे और उनका मैच रेट क्लाइंट के ऑर्डर्स के साथ ऑलमोस्ट परफेक्ट था। ये दिखाता है कि हमारे मार्केट सर्वेलेंस सिस्टम में गैप्स है। अब हमें यह सोचना होगा कि क्या सेबी को डीलर कम्युनिकेशन पर स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग करना चाहिए या फिर सर्वेलेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ये केस एक बहुत जरूरी मोमेंट है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 4.82 करोड़ रुपीस का इलीगल प्रॉफिट का इशू नहीं है, ये पूरी ट्रेडिंग इकोसिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करता है। तो आपको क्या लगता है कि सेबी को और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी चाहिए या कोई और सोल्यूशन ढूंढना चाहिए? कमेंट में अपने आइडियाज जरूर शेयर करें। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। दूसरी स्टोरी में हम बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे। ये सेक्टर अभी एक बड़े इश्यू से जूझ रहा है, स्पेशली अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स के स्ट्रेस को लेकर। Q3 रिजल्ट्स के बाद ये प्रॉब्लम और ज्यादा ऑब्वियस हो गया है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पर अब बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2024 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया था, पर अब लगता है कि सिचुएशन और बिगड़ रहा है। अब चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट क्या डेटा दिखाता है। FY 2024-25 के फर्स्ट हाफ में 31 to 180 डेज के ओवरड्यू लोन्स का शेयर डबल हो गया है। ये 2.15% से बढ़कर 4.3% तक पहुंच गया है। जिनके पास ज्यादा लोन या डेट लेवल्स है, उनका डिफॉल्ट करने का चांस ज्यादा है। पिछले 3 सालों में ऐसे बोरोअर्स जो 4 या उससे ज्यादा लेंडर से लोन ले रहे हैं, वो 3.6% से बढ़कर 5.8% हो गया है। अब मेजर लेंडर्स के Q3 रिजल्ट्स ने इस खराब ट्रेंड को कंफर्म किया है। बैंक्स और NBFCs के रिटेल और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं और ग्रोथ धीमी हो रही है। एक एक करके की फाइंडिंग्स पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। IDFC फर्स्ट बैंक का ओवरऑल क्वार्टर तो ठीक ठाक था, पर माइक्रो फाइनेंस या MFI पोर्टफोलियो ने परफॉर्मेंस को पीछे खींचा। स्लिपेजेस यानी वो लोन जो रीपे नहीं होते, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर MFI लोन्स थे। FY 25 के पहले 9 मंथ्स में बैंक का माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट कॉस्ट 8% था, जो बाकी लोन कैटेगरीज के 1.7% से काफी ज्यादा है। क्रेडिट कॉस्ट एक परसेंटेज है जो बैंक प्रोविजंस के लिए रखते हैं, ताकि अगर लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो तो उनका लॉस कवर किया जा सके। हाई क्रेडिट कॉस्ट का मतलब है कि बैंक ज्यादा लोन्स के डिफॉल्ट होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा IDFC फर्स्ट के NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पिछले क्वार्टर के 2.5% से बढ़कर अब 4.5% हो गया है, जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के बढ़ते चैलेंजेस दिखाता है। फिर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा ने अपने रिटेल माइक्रो क्रेडिट लोन बुक सितंबर 2024 के 11.3% से दिसंबर 2024 तक 10.5% तक रिड्यूस कर दिया, पर उन्होंने सोनाटा फाइनेंस को अक्वायर किया है, जो एक स्पेशलाइज्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और वो 2016 से BSS माइक्रो फाइनेंस ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट NPA फिगर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अलग अलग रिपोर्ट होते हैं, पर मैनेजमेंट ने इनडायरेक्टली स्ट्रेस की बात मान ली है। इस रिस्क को ऑफसेट करने के लिए कोटक ज्यादा सिक्योर सेगमेंट्स पर फोकस कर रहा है, जैसे होम लोन्स जो सिक्योर्ड रिटेल लोन्स हैं और कॉर्पोरेट बैंकिंग। होम लोन्स इनके टोटल लोन बुक का 25% है और ये 19% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, और SME लोन्स 31% से बढ़े हैं। अब ICICI बैंक के नंबर्स की बात करते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक एक आउटलायर है जो इंडस्ट्री के माइक्रो फाइनेंस चैलेंजेस के बीच भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैंक का ग्रोस एनपीए रेशियो 2.3% से कम होकर अब 1.96% हो गया है। रिटेल और रूरल लोन बुक में एनपीएस थोड़े बढ़कर 1.69% हो गए हैं, पर ये ओवरऑल एनपीए रेशियो से नीचे ही है। इसका मतलब है कि आईसीआईसीआई का रिटेल सेगमेंट बाकी कंपटीटर्स की तरह एसेट क्वालिटी को ड्रैग नहीं कर रहा। अब हम अपना फोकस एचडीएफसी बैंक पे लाते हैं। रिवर्स मर्जर के बाद हमें एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को ध्यान से एनालाइज करना पड़ा, फिर भी उनका जीएनपीए थोड़ा ऊपर जा रहा है। जीएनपीए एनालिसिस से पता चलता है कि कमर्शियल और रूरल बैंकिंग या सीआरबी सेगमेंट इस स्ट्रेस के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सीआरबी का एनपीए से सिर्फ 3 महीने में 1.8% से बढ़कर 2% हो गया है, जो दिखाता है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का स्ट्रेस यहां भी दिख रहा है। आखिर में हम बात करेंगे स्पंदना स्फूर्ति की। स्पंदना स्फूर्ति एक माइक्रो फाइनेंस फोकस्ड एनबीएफसी है। उनकी डिसबर्समेंट्स 43% गिर गए हैं और टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या एयूएम 14% डिक्लाइन कर गए हैं। उनका नेट परफॉर्मिंग एसेट रेट 1.61% से बढ़कर 4.85% हो गया है, जो उनकी एसेट क्वालिटी का बिगड़ना दिखाता है। अब बैंकिंग के लायबिलिटी साइड पर चलते हैं, स्पेशली डिपॉजिट्स के इशू को लेकर। आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने अपनी रीसेंट स्पीच में कुछ कंसर्निंग ट्रेंड्स हाईलाइट किए हैं। उन्होंने सबसे पहले डिपॉजिट्स के रोल की बात की। बैंक्स का मेजर फंडिंग सोर्स डिपॉजिट्स ही होते हैं। FY24 तक डिपॉजिट्स 217 लाख करोड़ रुपीस थे, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के टोटल लायबिलिटीज का 77% है। बैंक्स की 2 डिपॉजिट टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है CASA या करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। ये लो कॉस्ट स्टेबल डिपॉजिट्स होते हैं जो रिटेल कस्टमर से आते हैं। फिर आते हैं टर्म डिपॉजिट्स। ये एक्सपेंसिव डिपॉजिट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशन से आते हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर बैंक स्विच करने से नहीं कतराते। प्रॉब्लम ये है कि CASA डिपॉजिट्स का शेयर कम हो रहा है और टर्म डिपॉजिट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जांपल लेते हैं। FY22 में कोटक के डिपॉजिट्स का 60% CASA सोर्सेज से थे, पर तब से ये लगातार गिर रहे हैं, जो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स या NIMs पर प्रेशर डाल रहा है। बैंकिंग सेक्टर फिलहाल एक ट्रिकी सिचुएशन फेस कर रहा है। अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स में डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, लो कॉस्ट CASA डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं और एक्सपेंसिव टर्म डिपॉजिट्स प्रॉफिटेबिलिटी को स्क्वीज कर रहे हैं। जो बैंक्स अपने लेंडिंग स्ट्रैटेजीज को सिक्योर कर लेंगे और डिपॉजिट मिक्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, वो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को बेटर टैकल कर पाएंगे। अभी के लिए स्मार्ट और सिलेक्टिव रहना ही जरूरी है। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, टाटा स्टील का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 36.3% गिरकर 326.64 करोड़ रुपीस पर आ गया है, जो वीक ग्लोबल स्टील प्राइसेस और यूके ऑपरेशंस के लॉसेस की वजह से हुआ। हालांकि इंडियन डिलीवरीज में 8% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने रेवेन्यू एस्टिमेट को एक्सीड किया, 3000 करोड़ रुपीस का नेट डेट कम किया और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस किया। दूसरा, JSW ग्रुप ने 2600 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है झारखंड में कॉपर माइंस डेवलप करने के लिए, जो 3 MTPA कैपेसिटी के साथ H2 FY27 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये JSW को इंडिया की कॉपर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने और EVs और रिन्यूएबल एनर्जी के राइजिंग डिमांड को मीट करने का एडवांटेज देगा। तीसरा, आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी इंजेक्शन अनाउंस किया है OMOs, VRR ऑक्शंस और डॉलर रुपी स्वैप के थ्रू, ताकि 3 लाख करोड़ रुपीस के बैंकिंग डेफिसिट को एड्रेस किया जा सके, रुपी को स्टेबलाइज किया जा सके और क्रेडिट डिमांड को सपोर्ट दिया जा सके। पर इसका इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ने का पॉसिबिलिटी भी है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।